फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत सारा फंक्शंस होता है, जिसमें फंक्शन में एक फंक्शन हम लोग बोलते हैं प्रोक्योर एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट. आउट ऑफ several functions of financial management, one of function that we say is estimating the fund requirement, कि कितना फंड होने चाहिए. The second is procurement of fund, मतलब रुपया लेके आना, कहाँ से लाएंगे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस समझ के, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डेट वालों से, उसका एक रेशियो डिसाइड करना पड़ता है, जिसको आप कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग चैप्टर में सीखते हैं कि किस रेशियो में किससे कितना रुपया लाना है. प्रोक्योरमेंट के बाद उसे यूटिलाइज करना पड़ता है कि कौन सा प्रोजेक्ट में ज्यादा रिटर्न आएगा. ये आप कैपिटल बजटिंग चैप्टर में सीखते हैं. अब यूटिलाइज हो गया, उसके बाद कमाई आ गई, इनकम आ गया, तो इनकम आने से सबको पेमेंट करना है. ऑपरेटिंग पेमेंट करने के बाद ईबीआईटी बचा, तो पहले बाहर वालों को पे करेंगे, यानी इंटरेस्ट पे कर देंगे, फिर गवर्नमेंट को पे करेंगे, यानी टैक्स पे करेंगे. टैक्स पे करने के बाद ईफेश बच गया, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. ऑब्वियसली प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही पड़ता है, वो आप दे ही देंगे. अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बच गया. नाउ ये ईफेश को क्या करे, ये ईफेश से इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है. बट सिंस इक्विटी शेयर होल्डर के साथ कोई सौदा नहीं हुआ है कि कितना डिविडेंड उन्हें देना ही देना है, तो आप अगर चाहें तो डिविडेंड नहीं भी दे सकते हैं. जनरली एक कंपनी कमाई करता है, इफेश आता है तो डिविडेंड देता है. इफेश नहीं आता है तो इक्विटी को डिविडेंड नहीं देता है, और इक्विटी वाले मांगते भी नहीं. इक्विटी वालों के साथ ऐसा कोई टर्म्स भी नहीं है. तो सवाल उठता है कि क्या एक कंपनी को कमाने के बाद डिविडेंड देना ही चाहिए? ये इसलिए सवाल उठाया जा रहा है बिकॉज डिविडेंड देने का कोई नियम नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि डिविडेंड देना ही पड़ेगा. तो सवाल क्या है, एक कंपनी ने कमाया बहुत है इफेश में, तो क्या डिविडेंड देना ही चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, तो देना पड़ेगा क्या? नहीं दे तो क्या हो जाएगा, दे तो क्या हो जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब एक फंक्शन में लिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड डिसीजंस. एक फाइनेंस मैनेजर के रोल में आता है कि वो इसके बारे में सोचे. इफेश नहीं आया तो डिविडेंड तो देना ही नहीं है, वो तो सिंपल सी बात है, ये सभी जानते हैं. कमाई नहीं है तो डिविडेंड का सोचेंगे कहां से. लेकिन कमाई आया है, इफेश है, तो डिविडेंड देना है कि नहीं देना है? देना है तो नहीं देने से क्या हो जाएगा, नहीं देना है तो देने से क्या हो जाएगा? इसका एक पॉलिसी होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए. पॉलिसी माने एक सिस्टम होना चाहिए कि हर बार ऐसा ऐसा सिचुएशन में यही करेंगे, जो मन में आया वैसे नहीं करेंगे. देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस सिस्टम विच विल गाइड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. आप आज फाइनेंस मैनेजर इस कंपनी के बने हुए हैं, कल को कोई और आ जाएगा तो वो अपना मन से जो मन करे वो देगा क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ सेट ऑफ रूल्स that will help you to decide whether you should pay dividend or not. That dividend का जो पॉलिसी आप बनाओगे, उस पॉलिसी को लेके हमने ये चैप्टर बनाया है, डिविडेंड पॉलिसी. So what dividend policy teaches you? It teaches us how to take decisions for payment of dividend in case we have IFESH, positive IFESH. We are focusing only on equity dividend. We are not focusing on preference dividend now. Because मैंने वो क्या बोला अभी फ्लो में, EBIT आया मेरे पास, इंटरेस्ट देना ही है, प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही है, टैक्स देना ही है. प्रेफरेंस डिविडेंड वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हर साल आपको डिविडेंड मिलेगा.
तो देना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट अवॉइड इट। बट इक्विटी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो देना है कि नहीं देना है, अपना मन से नहीं चलना है, एक सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम क्या हो सकता है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। समझ में आपको चैप्टर का थीम? तो डिविडेंड पॉलिसी टॉक्स अबाउट, डिविडेंड पॉलिसी इज अबाउट डिविडेंड decisions to be taken by the finance manager when the company has a positive IFESH focus of chapter is to help the companies frame a policy of paying dividends to equity shareholders. Policy of paying dividends to equity shareholders. Policy means a systematic way of paying dividend. It should not be changed as and when desired. देखिए सच बात बताए ना, तो हमारा पढ़ाई इतना अभी एडवांस नहीं है कि हम आपको क्लासरूम में बैठे बैठे एक पॉलिसी मेकर बना दें। इतना एडवांस पढ़ाई आपके सिलेबस में नहीं डाला गया है। पॉलिसी बनाना ये हम जैसे अभी स्टूडेंट्स का काम नहीं है। इसके लिए बहुत सारे लोगों को लेके बैठना पड़ता है कि डिविडेंड हर बार कितना दिया करेंगे। पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का टीम बैठेगा, खाली एक आदमी फाइनेंस मैनेजर सोचे हम फैसला कर लेंगे, वो नहीं चलेगा। ऑडिट कमेटी बैठेगा, ऑडिटर्स बैठेंगे, देयर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। देन स्टॉक मार्केट का स्पेशलिस्ट बैठेगा, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल टुगेदर सिट एंड डिसाइड। सो पॉलिसी तो हम नहीं सीख सकेंगे, लेकिन व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न कि अगर दिए तो क्या होगा, नहीं दिए तो क्या होगा। कुछ कैलकुलेशन है जो हम करके दिखा सकते हैं। अगर दिए तो क्या होगा, नहीं दिए तो क्या होगा। देयर आर सम कैलकुलेशंस दैट वी कैन शो, बट कौन सा इसमें बेस्ट है वो फैसला लेने का हक हमारे में नहीं है। वो फैसला लेने का बुद्धि भी हमारे पढ़ाई में नहीं दिया जा रहा है। रफ आइडिया आपको सब दे दिया जाएगा। तो सर आप यहाँ पे सिखाने क्या वाले हैं? यहाँ पे हम लोग अलग अलग सिचुएशन जनरेट करेंगे कि कंपनी के साथ प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए डिविडेंड देने का फैसला लेंगे। जैसे कि सर ठीक से समझाइए। समझिए आज एक कंपनी ईफेश अच्छा कमाया, भविष्य उस कंपनी का खतरे में है, तो उस कंपनी को डिविडेंड दे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपका मन क्या बोलता है? आप इक्विटी शेयर होल्डर बनो, मैं कंपनी, आपने मेरे ऊपर रुपए लगाए, भविष्य इस कंपनी का खतरे में है। आज ये कंपनी अच्छा कमाया है, कल भविष्य खतरे में है, कल से रिटर्न रेट गिरने लगेंगे, तो आज जो कमाया वो डिविडेंड आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डर बनते हैं ना तो लगता मिलना चाहिए, क्योंकि आज तो मिल जाएगा, कल का क्या ठिकाना है।
कल कुछ मिलेगा? अरे हम तो बोल रहे भविष्य खतरे में है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग इस कंपनी में नहीं है। तो मैं आज जो कमाया वो रुपया वापस बिजनेस में रख लूं तो आपका नुकसान नहीं हो जाएगा? तो भाई आज कमाया था तो आज लौटा देता, कल के लिए अपना कहीं और से अरेंजमेंट करो। आज तो हम लोग मालिक हैं, तो आज कमाई आज हमें दे दो। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर सर्कमस्टांसेस। इफ फ्यूचर इज ब्राइट फॉर अ कंपनी, देन व्हाट यू विल से कि सर आप इतना हड़बड़ क्यों है मुझे लौटाने का, आप रखिए और तरक्की करिए और बढ़ाइए। फ्यूचर इज ब्राइट फॉर द कंपनी, देन ऑब्वियसली यू वोंट वांट डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो फेवरेबल होता है वही डिसीजन हम लोग को यहाँ लेना पड़ता है। अ डिसीजन इन फाइनेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट इज नेवर गाइडेड बाय कंपनीज ओन मोटो। कंपनी किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का है। तो इक्विटी शेयर होल्डर का जिसमें ज्यादा फायदा होगा वही कंपनी को करना होगा। अभी एक सर्कमस्टेंस सोचना, अभी मैंने आपको क्या बोला, आप इक्विटी शेयर होल्डर, मैं कंपनी। मेरे कंपनी का फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं है, मैं आज बहुत कमाया हूं, तो आप बोलते हैं डिविडेंड दे दो आज, जब कमाई आज हुआ है, फ्यूचर का कोई ठिकाना नहीं है, तो आज जो कमाया उससे डिविडेंड दे दो। मैं नहीं दिया तो क्या होगा? कोई कानून तो है नहीं, कोई सौदा तो हुआ नहीं आपके साथ, कोई अग्रीमेंट तो लिखे नहीं आपके साथ, नहीं दिया, आपको लग रहा था मिल जाना चाहिए, तो आप क्या करोगे मेरा? सर कुछ नहीं करेंगे, हम आपकी कंपनी छोड़ के निकल जाएंगे, अपना शेयर दूसरे को बेचेंगे, शेयर्स का सप्लाई बढ़ने लग जाएगा। भले कंपनी सुनता नहीं है, अपना मन मुताबिक करता है, भविष्य अंधकार में है और रुपया डूबेगा, इससे अच्छा आज मार्केट में जो मिल रहा है लेके निकल लो। मतलब मेरी कंपनी का शेयर प्राइस गिरने लगेगा। समझ रहे हैं? मैं एक कंपनी चला रहा हूं, इफेश आज पॉजिटिव है, भविष्य अंधकार में है, तो आप क्या चाहोगे? आज डिविडेंड मिल जाना चाहिए, मैं नहीं दिया तो आप क्या करोगे? शेयर्स बेचना शुरू करोगे, तो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली क्या आएगा? शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी गिरेगा। तो जो बचे हुए फिर शेयर होल्डर्स होंगे वो भी फटाफट निकलने का चेष्टा करेंगे। तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन फॉर द कंपनी। अगर ऐसा होने दे रहे हैं तो मुझे फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं आता है। फाइनेंस मैनेजमेंट का उद्देश्य मैंने आपको पहले भी बताया, ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स का फायदा कैसे कैसे कराया जा सकता है, उसी के लिए सब्जेक्ट बनाई गई है। तो इसमें तो इक्विटी शेयर होल्डर का नुकसान हो रहा है, वो तो छटपटा के भाग रहा है, कंपनी छोड़ रहा है, तो ये फाइनेंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के खिलाफ हो जाएगा। वहीं दूसरा सिनेरियो सोचो, मैं आज ही इफेश कमाया, भविष्य हमारी कंपनी का उज्जवल है, बहुत अच्छा है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? मैं डिविडेंड दूं? नहीं दूं? क्या बोलेंगे आप? सर रखो और तरक्की करो, बहुत रुपया कमा के एक साथ देना। करेक्ट? बट मैं देखो सन की आदमी, बोला नहीं नहीं अपना रुपया ले जाओ। तो अगर ऐसा करूंगा तो आप क्या कर लोगे? सेम। आपके पास क्या, मेरे ऊपर बंदूक उठाने का कोई हक नहीं है। आपके पास ही की औजार है, छोड़ ये कंपनी सन की है भाई, निकल ले, बेच, हट यहाँ से, शेयर प्राइस में जो मिले ले लो, फिर शेयर प्राइस गिरने लगेगा। मतलब इफ आई डू एनी whimsical act, any unfavorable act as a finance manager, what shareholder action is possible? That they will start selling the shares, that is market price of share will reduce. Okay, so as a student when you're learning this chapter, what maximum you can do with me in classes is just calculate the new price per share, that's it. I will give you some set of data and I will ask you to see and check the impact. We cannot actually frame the policy,
उतना बुद्धि हम लोगों में भी नहीं आया है, बट हम लोग ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भविष्य अच्छा है और फिर भी ये कंपनी डिविडेंड दे रहा है तो उसका शेयर प्राइस कितना हो जाएगा, और अगर नहीं दे रहा है तो शेयर प्राइस कितना हो जाएगा। वो सब कैलकुलेशन आप शेयर प्राइस पे करोगे। ठीक है, मतलब अगर हम इसको समराइज करें कि चैप्टर आपको सिखाएगा क्या, चैप्टर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सिखाएगा कि इफ डिविडेंड इज पेड और नॉट पेड देन हाउ शेयर प्राइस इज गोइंग टू बी कंप्यूटेड। कंप्यूटेशन ऑफ शेयर प्राइस आपको करना पड़ेगा इफ कंपनी इज पेइंग डिविडेंड और इफ कंपनी इज नॉट पेइंग डिविडेंड। उसमें अलग अलग सिचुएशन क्वेश्चन क्रिएट करके देगा। ओके, तो चैप्टर फोकस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, from exam point of view, impact of dividend payment is to be checked or calculated किसके ऊपर, upon market price of equity shares। From exam point of view, impact of dividend payment is to be checked or calculated अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब उसमें से कौन सा बेस्ट है वो हम नहीं बता सकते, हर समय क्या फॉलो करना है वो हम नहीं बता सकते, बस हम छोटा छोटा कैलकुलेशन जरूर कर सकते हैं। अभी एक और दुविधा की बात, दुविधा ये है कि देखिए अभी मान लीजिए, सुनना एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये सब बातें आपको जनरली सब क्लासेस में सुनने को भी नहीं मिलेगी। मान लीजिए वापस वही सिनेरियो में ही, आज ईफेश पॉजिटिव कमाया, भविष्य अंधकार में, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे, डिविडेंड मिल जाना चाहिए, मैं नहीं दिया तो आप क्या करोगे, शेयर बेचोगे। लेकिन ये जो इक्विटी मार्केट है ना, ये पूरा सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है। जिसका सेंटिमेंट कंपनी के प्रति पॉजिटिव सेंटिमेंट रहता है, जिसको कंपनी से लगाव है, वो इक्विटी शेयर होल्डर तो इमोशनल हो जाएगा कि यार इतना दिन ये कंपनी अच्छा मेरे को डिविडेंड दिया, आज इसका भविष्य अंधकार में तो मैं इससे पूरा रुपया मांग रहा हूँ, ये गलत है, ये अन्याय हो जाएगा। जो आप लोग भी शुरुआत में कुछ लोग हो गए थे कि अंधकार में कैसे रुपया मांग ले भाई, इतना दिन से हम लोग मालिकाना एंजॉय किए, इतना दिन से इनका एजीएम में जाके नाश्ता पानी किए, आज कंपनी अंधकार में है तो हम लोग सारा रुपया मांग लेंगे। ऐसा नहीं होगा, हम जाएंगे कंपनी के पास और बोलेंगे बोलो कंपनी और कितना रुपया चाहिए, हम खड़े हैं आपके लिए। अब देखिए मार्केट में दोनों तरह के लोग मिलेंगे, एक जो बोलता है बेचो 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 ये कंपनी डूबने वाला है, एक बोलता है नहीं मैं खड़ा हूं इस कंपनी के लिए, कोई और बेचना चाहता है तो मुझे बेच के जाओ, मैं हाईएस्ट प्राइस पे खरीदूंगा, मुझे बहुत विश्वास है इस कंपनी के ऊपर। तो फंस गया बेचारा फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर अब डिविडेंड दे कि नहीं दे, फंस गया ना। दे तो ये वाला खुश, वो वाला नाराज। अभी भी डिविडेंड दे दे तो वो वाला ग्रुप ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर आके हमको बोलेगा देख हम तेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहा है, लोगों से लड़ रहा है और तुम डिविडेंड बांटते रहे, फिर तो हम लड़े कि नहीं लड़े तुम्हारे लिए। अरे यार ये तो बड़ा मुसीबत है, किसको किसको खुश करने जाए। इसको खुश करने जाए तो ये बोलता है डिविडेंड दो, उसको खुश करने जाए तो बोलता है नहीं किसी को डिविडेंड मत दो, तो बहुत मुसीबत हो गया। पूरा मार्केट सेंटिमेंट ड्रिवन है। वहीं सोचो आज ये कंपनी का ईफेश पॉजिटिव है, कल भविष्य भी बहुत उज्जवल है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, रखिए सर रखिए, अभी जरूरत नहीं, आप और तरक्की करके दीजिए, ठीक है।
जनरली ऐसे होते हैं यंगस्टर्स लोग। यंगस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। आज मुझे रुपयों की जरूरत नहीं है, मैं भी जब रिटायर होऊंगा तब मुझे जरूरत पड़ेगा, आप रखो मेरा रुपया। बट कुछ सीनियर सिटीजन भी मेरे इन्वेस्टर थे। आज इफेक्ट पॉजिटिव है, भविष्य में और अच्छा आने वाला है, तो वो सीनियर सिटीजन क्या सोचेगा कि आज पॉजिटिव है तो आज रुपया तो दे, मेरा दवाई पानी कैसे आएगा। और मैं उसको बोल दूं अरे क्या बूढ़ा आदमी तुम रुक थोड़ा सा, मैं कमा रहा हूं ना और अच्छा कमा के दूंगा ना। बोले अरे वो तो भविष्य का, तब तक हम जिएगा कि मरेगा हमको ही नहीं पता, आज का तो मेरा दवाई पानी का खर्चा दो। ये लो, अब जवान लोगों को खुश करें कि बूढ़े लोगों को खुश करें। फाइनेंस मैनेजर के लिए फिर दुविधा। दिस इज द मेन यू कैन से ट्रबल विथ डिविडेंड डिसीजन। So factually, what is having in the world, not in just this country, what is happening in this world is there is no perfect dividend decision. There is no perfect dividend decision. जो लिया वही उल्टा पड़ के आ गया। वो डिपेंड कर रहा है सारे क्लास ऑफ इन्वेस्टर कैसे हैं, उनका सोच कैसा है। मतलब मैं आपको क्या बोला कि ओवरऑल डिविडेंड पॉलिसी बनाने में हम अभी सक्षम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए हम लोगों को क्या क्या चीज में जाके एनालिसिस करना पड़ता है। हम लोग कितना डेटा मंगाते हैं स्टॉक एक्सचेंज वालों से कि क्लासिफाई करके दो हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनका अप्रोक्सीमेट एज ग्रुप क्या होगा, बूढ़े लोग कितने हैं, यंगस्टर्स कितने हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज कितने हैं, बिजनेसमैन कितने हैं। सारा क्लासिफिकेशन समझ के फिर मेजॉरिटी शेयर होल्डर किस ग्रुप में बैठा हुआ है, उन ग्रुप की सोच क्या होती है, वो सब पता लगा के फिर फाइनली डिविडेंड दिया जाता है। और मजे की बात, ये डिसीजन हर साल लेना पड़ता है, ऐसा थोड़ी कि एक बार लेके छोड़ देना है। तो इट इज अ वेरी क्रिटिकल इशू फॉर कंपनीज टू डिसाइड अपॉन व्हाट डिविडेंड शुड बी पेड। सो इसलिए कंपनियां क्या करती है ना, एक सेफ साइड में चलती है, हर साल थोड़ा डिविडेंड देने का रूल ही बना लेती है। बहुत ज्यादा डिविडेंड कभी नहीं देती है, एक फिक्स्ड डिविडेंड दे देती है। मतलब मान लो 15% ऑफ फेस वैल्यू हर साल एक फिक्स बना लेती है। अगर अच्छा चल रहा है तो भी 15% दे दो, बहुत अच्छा नहीं भी चल रहा है तो भी जैसे तैसे जुगाड़ करके 15% दे दो। जिससे कि क्या है कि यंगस्टर्स भी सोचेंगे ठीक है हर साल आता है, जो आता ही कोई पाई नहीं, और ये लोग भी सोचेंगे कि हाँ इनका दवाई पानी भी निकल रहा है, तो बोथ पीपल कैन रिमेन हैप्पी। सो कंपनीज हैव डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी। सम कंपनीज का पॉलिसी की डिविडेंड देना ही नहीं, कभी भी नहीं देना है, कोई को भी खुश नहीं करना है। कोई कंपनी ने ऐसा भी नियम बना रखा, किसी को खुश नहीं करना है। अब हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म सोच के जुड़िए। हम लोग सालाना डिविडेंड नहीं देते, शेयर प्राइस पे जो खेलना है खेलिए, हम लोग डिविडेंड देते ही नहीं। तो वो पॉलिसी भी कंपनियों का चल रहा है। मतलब द थिंग इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ये जो कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं, ये कैलकुलेशन कर तो लेंगे अभी, बट उसका वैलिडिटी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ शेयर होल्डर के सेंटिमेंट पे निर्भर कर रहा है। इसलिए बहुत सारे रिसर्चर ने अपना अपना ओपिनियन रखा, और हर एक रिसर्चर का ओपिनियन एक एक मॉडल बन गया। आपको कुछ मॉडल्स यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, हर मॉडल का अपना ही कुछ बात है। आप उसके कैलकुलेशंस को खाली देखेंगे, वो अपना ओपिनियन रखा रिसर्च करके कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। तो आप उस मॉडल को वो समझिए, उसने क्या बोला और उसमें कैलकुलेशन क्या होते हैं। ऐसे ही आपको 3 मॉडल पढ़ाए जाएंगे, प्राइमरीली 3 सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है। मॉडल और भी बहुत सारे हैं, बट 3 सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, वो 3 मॉडल के कैलकुलेशन सीखने, वो बेसिकली रिसर्च्ड ओपिनियन है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन की तरह भी पूछेगा। ओके, बट कंपनियां ये 3 ही फॉलो करती है, ऐसा मत सोचना। ये 3 से आइडिया लगता है, फिर कंपनी अपने शेयर होल्डर की जरूरत के हिसाब से अपने सारे सब लोगों का ओपिनियन लेके एक पॉलिसी बनाया करती है। ओके, तो आइए लिखिए, आप हेडिंग दीजिए नंबर 3, वेरियस अप्रोचेस इन डिविडेंड डिसीजंस।
नंबर 1, वॉल्टर मॉडल। नंबर 2, गॉर्डन मॉडल। नंबर 3, मोदी-ग्लियानी मिलर मॉडल। सर ये नाम सुना सुना है, मोदी-ग्लियानी मिलर। अरे ये वो आपके नरेंद्र मोदी जी का बात नहीं हो रहा है, मोदी-ग्लियानी एक पूरा कैरेक्टर है। मोदी-ग्लियानी मिलर मॉडल आपके सिलेबस में भी पहले भी आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी चैप्टर में। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी चैप्टर में भी ये पढ़ना पड़ता है, बट वो अलग चीज पे फोकस था, ये अलग चीज पे फोकस्ड है। मोदी-ग्लियानी मिलर ने मिलके काफी सारे रिसर्च किए थे, जिसमें से एक रिसर्च आपको कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी चैप्टर में पढ़ाया जाता है और दूसरा वाला रिसर्च अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नाम लिखने में कोई बुराई नहीं है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, रेसिडुअल मॉडल या रेसिडुअल थ्योरी बोल सकते हैं। 5वां नंबर है लिंटनर मॉडल। ठीक है, तो पहला हम लोग आ रहे हैं वॉल्टर मॉडल में। श्री जेम्स वॉल्टर। सर ये श्री, ये थोड़ा हम लोग का इंडियन स्टाइल है पढ़ने का। अगर आप श्री नहीं लिखाते तो मैं लिख देता जेम्स वॉल्टर जी। श्री जेम्स वॉल्टर ने एक थ्योरी डेवलप की, डेवलप्ड अ रिलेशनशिप between dividend and market price. Between dividend and market price. And the formula was given like this: P is equal to D by K plus R into R, देख लेना, divide by K square. Where you write P is equal to market price of share, P is equal to market price per share, market price per share, D is equal to dividend per share, K is equal to डिस्काउंटिंग रेट, या फिर इसको बुलाते हैं अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, या फिर कैपिटलाइजेशन रेट। जिनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर किया हुआ है ना, उनको ये सब टर्म्स बहुत अच्छे से पता है, और जिनका नहीं किया हुआ है उनके लिए टर्म अभी नया है, बट धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। इसी का नाम है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अगर मैं शॉर्ट में बता दूं आपको तो केई बोलते हैं हम लोग इसको, एक और सिंबल देते हैं केई, के इज इक्वल टू केई, इसको एक और सिंबल देते हैं केई। जैसे मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर्स के साथ कोई टर्म्स तो होता नहीं है कि आपको हम लोग क्या देंगे, तो फाइनेंस मैनेजमेंट में हम लोग बोलते हैं कि उनके उम्मीदों को जान के आइए और उससे एक सर्टेन अमाउंट हमेशा उनको दीजिए, और वो सर्टेन अमाउंट को परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते तो केई बनता है। देखिए आपसे हम रुपए लिए लेकिन आपको कुछ बताए नहीं आपको हम क्या देंगे, आप भी पूछे नहीं, बट कहीं ना कहीं आपके मन में उम्मीद रहती है कि मेरे को इतना मिल जाता तो अच्छा होता,
तो उम्मीद को पता करके एक परसेंट में चेंज करते हैं तो वो केई होता है। अभी के लिए आपको केई क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये सब केई निकालना आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में सीखते हैं। देन कैपिटल आर इज इक्वल टू रिटेंशन पर शेयर। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड रिटेंशन? रिटेंशन मतलब वी से ईपीएस माइनस डीपीएस। समझ में आ रहा है? अर्निंग्स किया 10 रुपया, डिविडेंड दे दिया 6 रुपया, तो कितना रुपया रख लिया? 4 रुपया। तो 4 रुपया इज रिटेंशन। स्मॉल आर इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स बाय कंपनी। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स बाय द कंपनी मतलब कंपनी का जो मैं भविष्य बोल रहा था ना आपको, भविष्य इसी से डिटरमाइन होता है कि कंपनी आगे इससे कितना रुपया कमा सकता है। कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी, कंपनीज अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट होता है पे आउट रेशियो। पता है क्या ये पे आउट रेशियो क्या होता है? पे आउट रेशियो इट इज बेसिकली डीपीएस बाई ईपीएस। जैसे एक कंपनी ने अर्निंग किया 10 रुपया, सोचना डीपीएस है 6 रुपया, तो कितना परसेंट अर्निंग का डिविडेंड में दे दिया? 60%। तो पे आउट रेशियो वुड बी 60%, 6/10। दूसरा कॉन्सेप्ट है पे आउट रेशियो का रेसिप्रोकल होता है रिटेंशन रेशियो, एंड इट इज ऑलवेज 1 माइनस पे आउट रेशियो, यानी 1 माइनस 60% इज इक्वल टू 40%। देखिए ना, ईपीएस 10 है, डीपीएस 6 है, तो रख लिया कितना? रिटेंशन पर शेयर 4, तो कितना परसेंट रख लिया? 40% रख लिया। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो। पे आउट रेशियो मतलब डिविडेंड का पे आउट रेशियो, ठीक है, कितना परसेंट डिविडेंड दे दिया दैट इज पे आउट रेशियो, कितना रख लिया दैट इज रिटेंशन रेशियो। तो ये समझ में आता ही होगा कि पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 1। पे आउट रेशियो रिटेंशन रेशियो को जोड़ेंगे तो वो 1 आएगा। नेक्स्ट, assumptions of Walter model। assumptions of Walter model। Walter model का जो फॉर्मूला आपने सीखा उसको हम तभी वैलिड मानेंगे जब ये assumptions लागू होंगे। नंबर 1, retained earnings are only source of finance available to the firm। Retained earnings are only source of finance available to the firm for future financing। भविष्य के लिए अगर कंपनी को रुपया चाहिए तो रिटेन्ड अर्निंग से ही जुगाड़ किया जा सकता है। जैसे मैंने वो सिचुएशन क्रिएट किया था आपके लिए, मानिए आज ईफेश पॉजिटिव है, भविष्य अच्छा है, फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज ब्राइट, देन व्हाट विल यू से एज अ शेयर होल्डर? सर रखो, रुपया रखो और फाइनेंस करो। वहीं एक दूसरा ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर बोलता है, जो बूढ़ा शेयर होल्डर लोग है, तो अरे रखो क्यों, कमाया आज तो आज का आज हिसाब करो। तो मैं बोला अरे तो सर भविष्य के लिए जो एक्सपेंशन करना है वो बूढ़ा शेयर होल्डर लोग बोलेगा कि अगर और एक्सपेंशन करना है तो और इक्विटी शेयर होल्डर को अरेंज करो और रुपया ले लो, बट ये वाला तो हमारा है, ये तो हमें दे दो। समझ में आ रहा है? बट वॉल्टर ने अज्यूम किया ऐसा पॉसिबल नहीं है। मिस्टर जेम्स वॉल्टर ने क्या अज्यूम किया कि रिटेन्ड अर्निंग्स आर द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब
मैं उनको जाके ये बोल रहा हूँ कि सर बाहर से तो और इक्विटी शेयरहोल्डर नहीं जुड़ने वाले, आप अगर हिम्मत देंगे तो हम आगे और एक्सपेंशन करेंगे, आपके इन्हीं रुपयों से मैं एक्सपेंशन कर सकता हूँ। रिटेन्ड अर्निंग्स आर द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू द कंपनी फॉर फ्यूचर फाइनेंसिंग। समझ में आ रहा है वॉल्टर ने क्या अज्यूम किया? अभी अजम्पशन बोल रहा है नहीं कर सकता है, इट मीन्स एक्सटर्नल फंडिंग इज नॉट अवेलेबल टू द कंपनी। अभी वॉल्टर ने अज्यूम करके ये कैलकुलेशन दिखाया। कोई भी मॉडल का अजम्पशन जानना बहुत जरूरी होता है, बिना अजम्पशन के वो मॉडल समझ में ही नहीं आएगा। दूसरा, आर एंड के आर कांस्टेंट। आर एंड के आर कांस्टेंट। आर क्या था देख लो, छोटा आर, छोटा आर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी जो भविष्य में कमाएगा, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, वो उतना ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहता है। और के यानी इक्विटी शेयर होल्डर का उम्मीद हमारे से, वो भी कांस्टेंट रहेगा। तीसरा, फर्म हैज एन इनफाइनाइट लाइफ, मतलब कंपनी बंद होने वाली कंपनी में से नहीं है। चौथा, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ फर्म EPS and DPS remain constant। इस लाइन का अभी उतना कोई इम्पैक्ट नहीं आपके फॉर्मूलाज में। ये सिनेरियो को और कंसिस्टेंट बनाने के लिए, कोई भी मॉडल को समझने के लिए भैया बहुत सारे चीजों को फिक्स करना पड़ता है, कंसिस्टेंट बनाना पड़ता है। अगर EPS DPS ही चेंज होता रहेगा तो सारा पूरा सिस्टम ही हिलता रहेगा, आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो सही नहीं होगा। अगर हम एक EPS मान के कैलकुलेशन बताएं आपको, पता चलेगा फिर EPS बढ़ गया है तो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, फिर EPS घट गया है फिर कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। इसलिए ये कांस्टेंट मान के कैलकुलेशन किया गया है। ये सबका इम्पैक्ट आपको थोड़ा हाई लेवल पे जाके समझ में आता है, बट उतना भी आप फोकस मत करिए इसके ऊपर। आपको ये अजम्पशन थ्योरी के लिए याद करके जाने पड़ेंगे एग्जाम हॉल में। अजम्पशंस ऑफ वॉल्टर मॉडल बोल के ऐसा थ्योरी क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ वॉल्टर, इंटरप्रिटेशन ऑफ वॉल्टर मॉडल। इंटरप्रिटेशन ऑफ वॉल्टर मॉडल, पहला इंटरप्रिटेशन है, अगर R का वैल्यू K से ज्यादा हुआ, इसका मतलब समझना, व्हाट वाज R, व्हाट वाज R, कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। व्हाट वाज K, इक्विटी शेयर होल्डर का उम्मीद। आप सोच के रखें 20%, बट मैं कमा सकता हूं 40%। आप सोचते हैं 20% रिटर्न भी मिल जाए तो मैं खुश हूं, बट मैं कमा सकता हूं 40%। आप क्या करोगे? रुपया रहने दोगे कि निकाल लोगे? आप कमा सकते हो, मान लीजिए आप ऐसा सोचिए, आप एल्सवेयर से 20% कमा सकते हो, आप इक्विटी शेयर होल्डर है, आप एल्सवेयर इन्वेस्ट करके 20% से ज्यादा जनरेट नहीं कर सकते, और मैं आपको अपनी कंपनी से 40% दे सकता हूं, तो मेरे पास रुपया रहने दोगे कि निकाल लोगे? रहने देंगे। बस वॉल्टर भी ये इंटरप्रेट कर रहा है। अब रहने देंगे तो यही सोचा जा रहा है ना कि ये रुपया से मैं क्या करूंगा, और एक्सपेंशन करूंगा और फाइनेंसिंग करूंगा। आप ये भी तो सोच सकते थे वो बूढ़े शेयर होल्डर की तरह कि नहीं नहीं मेरा रुपया मुझे दे दो, फाइनेंसिंग चाहिए तो बाहर से ले आओ। बट वॉल्टर ने अज्यूम क्या किया, बाहर से फाइनेंसिंग नहीं मिलेगा, तो आप रुपया अगर छोड़ेंगे तो मैं एक्सपेंड करूंगा तो और तरक्की होगी, तो शेयर प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ये सब बुद्धि से सोच लेना, याद करने का कोई काम नहीं है इसमें। तो इसमें लिखिए हायर द
पे आउट रेशियो क्या होगा? पे आउट रेशियो माने डिविडेंड दे देना। अगर मैं ऐसे सिनेरियो में डिविडेंड देना शुरू कर दिया तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? शेयर प्राइस घटने लगेगा, बस यही लिखना चाह रहे हैं। और लोअर वुड बी द शेयर प्राइस, और शेयर प्राइस लोअर हुआ तो वैल्यू ऑफ फर्म भी गिरेगा। एंड वाइस वर्सा, बोल सकते हैं ना वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब पे आउट रेशियो लोअर हुआ, मतलब मैंने डिविडेंड नहीं दिया तो आप शेयर प्राइस बढ़ा देंगे। इसी तरह से फट से लिख लेना, आर लेस देन के हुआ तो मतलब कंपनी का भविष्य का रिटर्न रिटर्न कम है, ये 20% है, आपकी उम्मीद 40% की है, मैं आपका उम्मीद पूरा नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करोगे भैया? विड्रॉ कर लेंगे हम। अब ऐसे सिनेरियो में हायर द पे आउट रेशियो मतलब मैं आपको डिविडेंड ज्यादा दे रहा हूं तो क्या होगा? तो अच्छा ही होगा, आप तो यही चाहते थे। हायर वुड बी द प्राइस ऑफ शेयर्स, हायर वुड बी द शेयर प्राइस, क्योंकि भविष्य अच्छा नहीं है, तो आप चाहेंगे कि भैया मेरा सारा रुपया ही मिल जाए, कंपनी डिविडेंड दे रहा है तो अच्छा ही कर रहा है। हायर वुड बी द शेयर प्राइस। अगेन ये सब अजम्पशन पे मैं आपको क्या बोला, कुछ कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर इसमें भी उंगली उठाने लग जाएंगे। अरे भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, आपको शांति से थोड़ी जीने देंगे। वो एक गधा वाला स्टोरी नहीं सुना है क्या? हाँ सुने होंगे बचपन में कि एक आदमी एक गधा के साथ जा रहा था, तो गधा के ऊपर चढ़ा नहीं, पैदल पैदल गधा को लिए जा रहा था, तो लोग मिल गया, अरे पागल आदमी है तुम, गधा तुम्हारे साथ है और तुम पैदल चल रहा है, चढ़ जाओ उसके ऊपर। तो उसको लगा हाँ सही बात है, चढ़ जाओ। चढ़ के जा रहा था, तो आगे फिर आदमी बोले अरे तुम इतना मोटा आदमी है, एक जानवर के ऊपर ऐसे बैठ गया है, जानवर है कि जीव है, थोड़ा तो उसका सम्मान करो, थोड़ा पैदल चल लो। तो वो उतर के पैदल चलने लग गया बेचारा, क्या करे, फिर आगे चलने लगा। बोला देखो तब से गधा को खींच रहे हो, गधा कितना थक गया है, थोड़ा तो उसका भी कदर करो। तो वो आदमी परेशान होकर गधा को कंधे पे उठा के चलने लगा। बोला करे क्या यार, किसको किसको खुश करे, बड़ा परेशानी का काम है जीवन में। वही इक्विटी शेयर होल्डर के साथ है। इसमें भी ऐसा हो सकता है कि आप डिविडेंड देना शुरू कर दिए, वहीं दूसरे लोग आगे दे रहे, देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक तो आगे भविष्य अंधकार में है और ऊपर से डिविडेंड बांट रहे हैं साहबजादे, उल्टा पुल्टा चला रहे हैं। कुछ लोग खुश हो रहे हैं तो कुछ लोग नाराज हो रहे हैं। कोई उपाय नहीं है भैया, इक्विटी शेयर होल्डर की दुनिया बड़ी अजीब है। ठीक है, इसके ऊपर आज भी रिसर्च चले जा रहा है, कि रिसर्च अभी तक खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट, आर इज इक्वल टू के हुआ तो बोल दीजिए। तो इनडिफरेंस है, इनडिफरेंस है मतलब लिखिए डिविडेंड पॉलिसी हैज नो रोल ऑन प्राइस ऑफ शेयर्स। Dividend policy has no role on price of shares. Now I'm giving you one question, okay? You write this as question 1. From the following show the effect of dividend policy on market price of shares using Walter model.
assuming situation 1 payout ratio is 40%, situation 2 payout ratio is 70%, situation 3 payout ratio is 90%. Equity capitalization rate 12%, EPS rupees 8, return on investment situation A 15%, situation B 10%, situation C 12%. देखिए यहाँ पे 3 सिचुएशन पे आउट रेशियो का है और 3 सिचुएशन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। आप समझ लीजिए 6 सिचुएशन में सम करना है, 6 बार फॉर्मूला लगाना है, 6 की 9 सॉरी 9 बार, 3 इंटू 3 9। मतलब पहले आप एक पे आउट रेशियो को दिमाग में फ्रीज कर लो 40%, तो 40% के हिसाब से 3 केस जनरेट होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15 10 12। फिर 60-70% पे आउट रेशियो मान के 3 केस होगा, 90% पे आउट रेशियो मान के 3 केस होगा। 9 बार कैलकुलेशन करना है। इससे जितना अभी तक लिखा आपको सब क्लियर हो जाएगा कि आर ग्रेटर देन के होने से क्या हो रहा है, आर लेस देन के होने से क्या हो रहा है, आर इक्वल टू के होने से क्या हो रहा है, सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग फॉर्मूला बैठाकर खाली प्राइस कैलकुलेट करेंगे। जो फॉर्मूला आपको लिखा के दिया उससे प्राइस कैलकुलेट करेंगे। 9 सिचुएशन, आप पूरा एक पेज ले लीजिए, उसमें 9 सिचुएशंस का एक टेबल बनाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस पर शेयर एज पर वॉल्टर्स मॉडल। जिसमें आएगा केसेस में पे आउट रेशियो आया एक, और फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 15%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 10%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 12%। पहला वाला एकदम छोटा सा कर दो, बाकी सब मिडिल में बड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, पहला केस में आते हैं। पे आउट रेशियो 40% ले लेते हैं। फॉर्मूला है डी बाई के प्लस आर इंटू आर बाई के स्क्वायर। सीखना मेरे साथ साथ कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं। डी क्या था, व्हाट वाज डी? डिविडेंड पर शेयर। अब डिविडेंड पर शेयर निकालने का तरीका क्या है? पे आउट रेशियो इज 40%। पे आउट रेशियो 40% का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल दिया था ना, ईपीएस अगर 10 है, ईपीएस अगर 10 है, डिविडेंड अगर 6 दिया तो पे आउट रेशियो 60%। 40% अगर पे आउट रेशियो है मतलब जितना अर्निंग्स आपने किया वो दिया हुआ मेरा 8 रुपया, उसका 40% आपने डिविडेंड बना के दे दिया। तो 40% अगर दे दिया तो दिस इज 40% ऑफ 8 रुपीज। ठीक है, ये रेशियो जब भी अप्लाई होता है ना वो ईपीएस पे अप्लाई होता है, ये ध्यान रखना। डिवाइड बाई के मैंने दिया हुआ आपको फिक्स करके 12%, प्लस कैपिटल आर मतलब रिटेंशन अमाउंट। रिटेंशन अमाउंट कैसे निकालोगे?
अगर पे आउट 40 है तो रिटेंशन 60 है, तो 60% ऑफ 8 इंटू ये आर ही तो ये वाला आर है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो 0.15 है, 0.15 डिवाइड बाई के स्क्वायर यानी 0.12 का स्क्वायर। देखिए सॉल्व करिए आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेटर में कर लेंगे डायरेक्ट। देखिए मैं सिखा देता हूँ, कैलकुलेटर में डायरेक्ट आंसर निकालेंगे बिना वर्किंग लिखे। पहले फर्स्ट वाला करो, 8 का 0.4, 8 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 0.12, फिर m प्लस बटन दबा देना, m प्लस, ठीक है। आंसर आया 26.66। बस उसके बाद ये पूरा टाइप करो, ये पूरा 8 का 60% इंटू 0.15 और 2 बार डिवाइड करेंगे, 0.12 से 2 बार डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 0.12 फिर डिवाइड बाई 0.12, तो 2 बार डिवाइड होने से स्क्वायर हो गया। फिर m प्लस में 50 आया होगा, 50 आएगा। MRC करेंगे तो रिजल्ट आ गया 76.66। सर नहीं चला पाए, कैलकुलेटर नहीं चला पाए, सीख जाएंगे, अभी 9 बार है, 9 बार है मेरे हाथों में, 9 कैलकुलेशन है। आइए दूसरा वाला, फॉर्मूला बैठाना सीखिए। पे आउट रेशियो भी वही है, पे आउट रेशियो भी 40% ऑफ 8 ही है, ठीक है। के का वैल्यू वही है, दूसरा वाला में आर चेंज किया, छोटा आर इज 10%, तो कैपिटल आर वही है 60% ऑफ 8, ठीक है। इंटू छोटा आर हो गया 0.15 की जगह 0.1 बाई के स्क्वायर यानी कि 0.12 का स्क्वायर। अच्छा, आपका इंस्टीट्यूट मैट में ये फॉर्मूला थोड़ा अजीब तरीके से लिखा है, हम लोगों ने इजी कर दिया, वो फॉर्मूला उन लोगों ने जिस स्टाइल से लिखा उससे याद रखना बहुत दिक्कत होता है, मैंने इजी कर दिया है फॉर्मूला को। करीब 8 इंटू 0.4 m डिवाइडेड बाई 0.12 m प्लस, या फिर 8 इंटू 0.6 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 0.12 फिर डिवाइड बाई 0.12 m प्लस 33.33 आ रहा है। फिर MRC 60 रुपीज, ठीक है। इधर वाला करिए सेम, 40% इंटू 8 बाई 12% प्लस 60% इंटू 8 इंटू 0.12 बाई 0.12 का स्क्वायर करो। पॉइंट 6 इंटू 8 इंटू 0.12 डिवाइड बाई 0.12, एक डिवाइड बाई 0.12 प्लस 26.66, 66.67 आ रहा है, करेक्ट। अब इसी तरीके से आप और 6 बार कैलकुलेट करेंगे, इसको क्लोज कर दीजिए, स्टेटमेंट जारी रहेगा। अब पे आउट रेशियो दूसरा वाला लीजिए, 40% के बाद 70% ऑफ EPS वाला लीजिए, करिए। 70% ऑफ 8 विल बी द डिविडेंड बाई 12% प्लस 30% वुड बी रिटेंशन, खुद से करो, प्लस सॉरी इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 0.12 का स्क्वायर, तो 0.7 इंटू 8 डिवाइड बाई 0.12 m प्लस
हो रहा है शैलेश? कर पा रहे हो? 0.3 इंटू 8 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 0.12 डिवाइड बाई 0.12 एम प्लस MRC करे 71.67 आ रहा है। नहीं आया? क्या कर रहा है? क्या बटन नहीं दबा पा रहा है? मतलब ये कैलकुलेटर को इतना कपड़ा पहना था मेरे को एकदम नहीं अच्छा लगता है। क्या उसमें तुम्हारा धूल लग जाएगा? क्या होता है ना, वो आईज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उल्टा पुल्टा बटन दबा देते हो। समझ में भी आ रहा है वो आईज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, बट फिर भी सह रहे हैं। इंडियन है ना हम लोग, सहने का आदत है, इतना साल गुलामी सह लिए हैं, तो अब प्लास्टिक की गुलामी सह लेंगे। देखिए 30% क्यों हुआ? बिकॉज पे आउट इज 70, सो रिटेंशन हैज टू बी 30। पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो रेसिप्रोकल है। करो जैसे मैं बोलता हूँ 70%, पहले 70% मत करो, 8 इंटू 70% इंटू इंटू नहीं, डिवाइड बाई 12% आया, एम प्लस में डाल दीजिए, 46.66 था। फिर दूसरा करिए 8 इंटू, परसेंट नहीं लेके ना 0.3 ले लो, इजी रहेगा। 8 इंटू 0.3 इंटू 0.15 डिवाइड बटन, डिवाइड 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 8 इंटू 0.3 इंटू 0.15 तीन है ना, देखना भाई, मैं अपना मन से थोड़ी बोल रहा हूँ। 8 इंटू 0.3 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 0.12 फिर डिवाइड बाई 0.12 एम प्लस, दो बार डिवाइड करेंगे, एम प्लस 25 आया, MRC आया। हे भगवान, रुको, जब भी कैलकुलेशन स्टार्ट करेगा फ्रेश करो, स्क्रीन पे एम नहीं लिखा होना चाहिए, एम लिखा हुआ आ रहा है तो MRC दबा के उसको खाली करो, उसका मेमोरी को खाली करो, फिर फ्रेश करके स्टार्ट करो, अब करो हो जाएगा। ये सब जो चाइना कैलकुलेटर लाते हैं ना आप लोग, वो सब का प्रॉब्लम है। चाइना कैलकुलेटर भूल नहीं पाता है अपनी पुरानी बातों को। आया? इधर आ जाइए, सेकंड वाला, इधर भी 70% ही है, डिवाइड बाई 12%, फिर 30% ही रहेगा, इंटू 15 के जगह भी आर का वैल्यू हो गया है 10%, इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.12 का स्क्वायर। देखो 63.33 आ रहा है। आ रहा है सर, अब मजा आ रहा है, एक और दीजिए। 70% ऑफ 8 डिवाइड बाई 12% प्लस 30% ऑफ 8 इंटू 0.12 बाई 0.12 का स्क्वायर। आया? 70 इंटू 0.7 इंटू 8 डिवाइड बाई 0.12, then 8 into 30% into 0.12 divided by 0.12, कितना रहा है? 66.66। अब आ रहा है चलो, मजा आ रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, दिमाग एक बार काम करना बंद करके जब रीस्टार्ट होता है तो उसका सुकून अलग होता है। 90% ऑफ EPS, तो डिविडेंड देना है 90% ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 12% प्लस
10% ऑफ 8 रख लिया इंटू 0.15 बाई 0.12 का स्क्वायर। $68.33 90% of 8 by 12% plus 10% of 8 into 0.12 12 था क्या? नहीं 0.1 चल रहा है, डिवाइडेड बाय 0.12 का स्क्वायर कितना था ये? 65.55। Then again 90% of 8 by 12% plus 10% of 8 into 0.12 by 0.12 का स्क्वायर, फिर से 66.66 आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो एक ऑब्जर्वेशन देखना, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखेंगे हम लोग। मैंने जो इंटरप्रिटेशन लिखाया था वॉल्टर्स मॉडल का, उसको जाके पढ़ो। क्या लिखा है वॉल्टर मॉडल में इंटरप्रिटेशन? कि अगर आर का वैल्यू के से ज्यादा होता है, मतलब कंपनी का भविष्य अच्छा है, तो ज्यादा डिविडेंड देने से, फिर से याद करो सिचुएशन, अगर आर का वैल्यू के से ज्यादा होता है, मतलब कंपनी का भविष्य अच्छा है, तो उस समय ज्यादा डिविडेंड देने से शेयर प्राइस गिरेगा। बस अब आप ये वाला कॉलम को ऑब्जर्व करो। ये देखो आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो 15 के से ज्यादा है क्या? हाँ, के 12% था। तो पे आउट रेशियो बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ पता है क्या? पे आउट रेशियो बढ़ रहा है मतलब ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, और ज्यादा डिविडेंड देने से देखो शेयर प्राइस घट रहा है ना? तो वॉल्टर मॉडल ने जो ऑब्जर्व किया था कि एज आर इज ग्रेटर देन के, हायर द पे आउट रेशियो, lower would be the share price. Higher the payout ratio, lower would be the share price. Okay? सेकेंड केस में देखो मैंने क्या बोला था, आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, के से कम है। तो आर का वैल्यू अगर के से कम होगा, मतलब कंपनी का भविष्य उतना अच्छा नहीं है, के आपका उम्मीद ज्यादा है, मैं उतना उम्मीद पूरा नहीं कर पा रहा हूँ उनकी कंपनी में, तो ज्यादा डिविडेंड देने से आप खुश हो जाएंगे, बोला हाँ चलो अच्छा किया, तो शेयर प्राइस बढ़ने लगेगा। देखो बढ़ रहा है 60, 63, 65। देखो फिर एज आर इज लेस देन के, हायर द पे आउट रेशियो, हायर इज द प्राइस। ठीक है, देन थर्ड पार्ट में आ जाओ। देखिए आर का वैल्यू के जितना है, तो मैंने क्या बोला था तब, डिविडेंड पॉलिसी हैज गॉट नो मीनिंग। उस समय डिविडेंड दीजिए न दीजिए, पे आउट रेशियो जो भी हो, उससे शेयर प्राइस पे फर्क नहीं पड़ रहा, बात सब में बराबर आ रही है। करेक्ट, लिखिए एज आर इज इक्वल टू के, पे आउट रेशियो हैज नो रोल on share price. Payout ratio has no role on share price. हो गया?
अब एग्जाम में क्या होता है ना कि एक ही क्वेश्चन पूछता है, मैं 9 क्लिक्स करा दिया आपको, एग्जाम में एक या ज्यादा से ज्यादा दो, लेकिन इंटरप्रिटेशन जरूर पूछता है। मैंने एक ऐसा मास्टर सम लिया जिसमें 9 केस हो गया, एग्जाम में एक या दो, और इंटरप्रिटेशन जरूर पूछेगा। समझ गए? और कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें ना क्या हुआ था, एक बार एग्जाम का क्वेश्चन में समझ लो। वैसे ये क्वेश्चन में क्या हुआ था कि ये दिया हुआ था इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ईपीएस दिया हुआ था, बस ये दो दे दिया और कुछ दिया ही नहीं, कुछ नहीं दिया। बोलता है क्वेश्चन में शो द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन प्राइस ऑफ शेयर्स यूजिंग वॉल्टर मॉडल। तो दो चीज मिसिंग है, पे आउट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो उस समय सम कैसे किया जाएगा, अज्यूम करके किया जाएगा। पे आउट रेशियो कोई भी दो तीन तो मान लो, मार्क्स देख लेना, अगर 10 मार्क का आया है तो 3-3 कर देना, नहीं तो दो दो सिचुएशन भी ले सकते हैं। पे आउट रेशियो दो दो मानो अपना मन से 40% 70%। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब भी अज्यूम करोगे ना, तो रूल समझ लेना अजम्पशन का, एक अज्यूम करोगे जो इससे ज्यादा होगा, एक अज्यूम करोगे जो इससे कम होगा। इक्वल वाला अज्यूम नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। समझ गए? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चूज करने का रूल फिक्स है। अगर क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो फाइन, आपके लिए सम बहुत इजी है, नहीं दिया हुआ है तो एक कम एक ज्यादा, क्योंकि वॉल्टर मॉडल का इंटरप्रिटेशन वहीं से कनेक्टेड है। आर का वैल्यू ग्रेटर देन के होगा तो क्या होगा, आर का वैल्यू लेस देन के होगा तो क्या होगा। तो इफेक्ट दिखाने के लिए एक कम एक ज्यादा अज्यूम करना ही पड़ेगा। ये अपने से लिख के रख लीजिए अपनी भाषा में कि अगर कभी क्वेश्चन में पे आउट रेशियो और आरओआई नहीं दिया तो पे आउट रेशियो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक ज्यादा होना चाहिए एक कम होना चाहिए के से। लिख लो अपने लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश बांग्ला मराठी गुजराती, जो भाषा आप जानते हो उसमें लिखो। तो फिर बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आगे की पढ़ाई डिविडेंड पॉलिसी की जारी रहेगी, और इसके लिए मिलते हैं एक बड़े सारे ब्रेक के बाद। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ समा बनाए रखने के लिए।